हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बाल विकास के सॉरी गाइस, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, बाल विकास का 2019 जुलाई का क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और जो यहाँ पहला क्वेश्चन है इस प्रश्न का, ये कहता है कि वैयक्तिक विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। आइए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तीसरा ऑप्शन कहता है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। डी ऑप्शन कहता है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर क्या करना है, तो विचार करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है आपको। और इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और डी ऑप्शन कहता है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन सही होगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा, यानी सही रीज़न क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन कहता है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और डी ऑप्शन कहता है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पहला ऑप्शन प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। दूसरा ऑप्शन मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन कहता है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। चौथा ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में क्या करना, विश्वास करना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करेंगे। पहला ऑप्शन है कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करेंगे। दूसरा है स्वर अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान दे सकें। तीसरा ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये कहता है सहयोगात्मक अधिगम एवं
हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो है हमारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, एक्टिव रूप में आगे बढ़ाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पहला ऑप्शन मानवीकृत परीक्षण। दूसरा ऑप्शन प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन विशिष्ट शिक्षा योजना। चौथा ऑप्शन एक रूप निर्देश। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पठन क्षमता, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। दूसरा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूर्ण करने में धीमा, अवधान कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। और डी ऑप्शन श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी जो है पठन अक्षमता है ये एक तरह से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? पहला ऑप्शन क्षतिग्रस्त बच्चों की। दूसरा ऑप्शन सृजनात्मक बच्चों की। तीसरा ऑप्शन अधिगम असक्ता वाले बच्चों की। चौथा ऑप्शन अहम केंद्रित बच्चों की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन सृजनात्मक बालकों की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के अनुकूल नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन क्या कहता है? तो पहला ऑप्शन कहता है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दे सकते हैं, दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अभी यहाँ पर और आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले अध्यापक विशिष्ट सत्रावधान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन या फीडबैक देते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, अध्यापक विशिष्ट सत्रावधान मूल्यांकन रणनीतियों में लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ये कहता है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। पहला ऑप्शन प्रदर्शन लक्ष्य, दूसरा है अधिगम लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी कहता है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। और डी ऑप्शन है अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 11 के लिए वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं होता ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
डी ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर 1 दोहराना और स्मरण को बढ़ावा देना, ये गलत बात है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। दूसरा ऑप्शन, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। तीसरा ऑप्शन, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। डी ऑप्शन, मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे यह बहुत आनंददायक लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बाह्य अभिप्रेरणा का कारण ये है कि प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। दूसरा है उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए या केवल उदाहरण देना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है उदाहरण और गैर उदाहरण क्या करेंगे? दोनों ही देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? पहला है सूचनाओं का संचरण। दूसरा है दंडनात्मक साधनों का प्रयोग। तीसरा है एक रूप एवं मानवीकृत परीक्षण। चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्या। तो प्रश्न नंबर 15 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, अन्वेषण एवं परिचर्या। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन वाला प्रश्न है। तो पहले कथनों को हम ध्यान से देखेंगे। कौन सा अधिगम प्रभावी रणनीति के उदाहरण हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा कथन है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा है हम उम्र साथी को समझना। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे? पांचवा एक और है स्वयं से प्रश्न करना। तो ये 5 अवधारणाएं हैं, इनमें से कौन सा सही है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1, 4 और 5 सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, 2, 3 और 5 सही है 4 को छोड़कर। सी ऑप्शन कहता है कि सारे सही हैं और डी ऑप्शन कहता है 1, 2 और 3 ये सही हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है कि ये सारे ही क्या हैं? सही हैं। पांचों जो कथन दिए गए हैं वो सभी राइट हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? पहला है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन एक निष्क्रिय प्राणी जिससे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। और डी ऑप्शन लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ये ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। दूसरा ऑप्शन सहयोगात्मक होना और तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सी ऑप्शन उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। डी ऑप्शन एक मूक दर्शक होना तथा जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही होगा, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक कार्य की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं
पहला ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। दूसरा ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और चौथा ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा प्रश्न नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन स्कीमा, दूसरा प्रतिमान, तीसरा है मानसिक मैप, चौथा है मानसिक उपकरण। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समग्र समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेली पहुंच सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? पहला है साम्य धारण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है बुद्धि, चौथा है समीपस्थ या निकटस्थ क्षेत्र। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? विकास का समीपस्थ या निकटस्थ जो क्षेत्र है वो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोस्की की थ्योरी से लिया गया। ये कहता है लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पहला ऑप्शन सामाजिक पारस्परिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, तीसरा ऑप्शन अनुकूलन एवं संगठन, चौथा ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड। तो प्रश्न नंबर 22 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला ऑप्शन अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, दूसरा ऑप्शन अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अलग होती है, तीसरा ऑप्शन विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, चौथा ऑप्शन विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विकास एवं अधिगम संबंधित अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला ऑप्शन सुरक्षा रखने की योग्यता, दूसरा ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तीसरा ऑप्शन द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, चौथा ऑप्शन सजीवात्मक चिंतन। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षित रखने की जो योग्यता है वो हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है कौशल का अर्जन। तो प्रश्न नंबर 25 के लिए जो सही उत्तर है वो है सक्रिय विनियोजन के साथ अर्थ निर्माण प्रक्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला ऑप्शन यहाँ पर होगा लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ावा देना, दूसरा है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देना, तीसरा है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, और डी ऑप्शन लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। पहला है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है।
पहला ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौम नैतिक अभिविन्यास, चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की जो योग्यता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि अंतरावैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है नैदानिक, चौथा है प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अंतर्वैयक्तिक। क्योंकि वो क्या है, अंतर्वैयक्तिक, ये सारे जो विशेषता हैं वो क्या है, उसके अंतर्निहित है, यानी ये सारी विशेषताएं उसके अंतर्मन में पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक हो जाए, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कथन वाला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद कथनों की ओर चलेंगे। तो प्रश्न कहता है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो मूल्यांकन के क्या रीज़न है। पहला कथन है यहाँ पर बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले बच्चों में अलग करना व नाम देना। दूसरा कहता है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन कहता है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा ऑप्शन कहता है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कहता है ए वाला कि यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है 2 और 4 सही है। और लास्ट ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला छोड़ के, क्योंकि पहले में ऐसी बात कही गई है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर अगर बच्चों को आप अलग अलग भाग में डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ सही नहीं है कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है, ये औसत बच्चा है, ये कम उपलब्धि वाला, ये ज़्यादा उपलब्धि वाला, ये गलत बात है। ये तीनों सही होंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर सही होगा, बी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 2019 का लास्ट प्रश्न है बाल विकास का, और ये भी हमारा वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला है मीडिया, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है परिवार, चौथा है पास पड़ोस। तो कौन करता है यहाँ पर, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है 2 और 3, दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सारे, और चौथा ऑप्शन कहता है 3 और 1। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 30 के लिए सी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये सारे ही क्या है, सही उत्तर हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो आप सभी से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। तो गाइस ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।